स्वागत। मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, वो मंच जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग की लड़ाई में अब 272 दिग्गजों की एंट्री हो गई है। जी, जो राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग के समर्थन में उतर आए। अब एक लेटर लिखा है, एक लेटर पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 रिटायर्ड अधिकारी हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी इसमें शामिल हैं। इस लेटर में इन अधिकारियों ने, इन दिग्गजों ने क्या कहा है, जरा वो भी समझ लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन के समर्थन में 272 हस्तियों का खुला पत्र जारी। राहुल गांधी और कांग्रेस पर इसमें आरोप लगाए गए। राहुल पर इलेक्शन कमीशन की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। इसमें लिखा गया है कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी एक चुनौती बन गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रूफ का दावा तो करते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। राहुल के आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पत्र में राहुल गांधी के जो हालिया बयान हैं उनका भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि बयानों से ईसी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बताना यह सिर्फ राजनीतिक हताशा है और कुछ नहीं है। यह भी कहा गया कि वोट चोरी के आरोपों पर इस पत्र में लिखा गया है कि चुनाव में जीत मिले तो इलेक्शन कमीशन की आलोचना गायब हो जाती है, तब कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन चुनाव में अगर हार मिले तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को विलन बना दिया जाता है। यह बहुत गलत है। मतलब राहुल गांधी अपने वोट चोरी वाले आरोपों पर बुरी तरह से घिर गए हैं। आज इस खबर पर सारे माइक ऑन करने वाली हूं। अब यह देख लीजिए, घिर गए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो घिर तो घुसपैठिए भी गए हैं बंगाल में। बंगाल में एसआईआर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं घुसपैठिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए, बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं बांग्लादेशियों की। घुसपैठियों को डर है कि एसआईआर होने से उन पर एक्शन होगा। और कैसे? अब सोचिए, अगर एसआईआर होगा तो इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि इन पर एक्शन हो जाएगा। तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं और इसी मुद्दे पर सियासी शोर कैसे सुनाई दे रहा है वो भी पहले सुन लीजिए, उसके बाद सारे के सारे माइक ऑन। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। इधर प्रधानमंत्री ने बंगाल विजय का टारगेट सेट किया, उधर बीजेपी ग्राउंड लेवल पर उतर गई। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के पीछे एसआईआर है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी जीत के लिए इसी एसआईआर के भरोसे है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया वैसे तो देश के 12 राज्यों में चला रहा है, लेकिन जितनी हलचल पश्चिम बंगाल में है उतनी कहीं नहीं। ये बात सही है, बिहार की जीत हमारी है। अब बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों बांग्लादेशी नॉर्थ 24 परगना में सरहद पार करने की कोशिश में लगे हैं। अवैध तरीके से भारत में घुसने और एसआईआर के डर से लौटने की बात कैमरे पर कबूल रहे हैं। आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में।
अच्छा, सह परिवार थे? हाँ, इनलीगल तरीके से आए थे, बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठाते रहे। इसी मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेरते रहे, लेकिन देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने अब एक खुली चिट्ठी जारी की, जिसमें कहा कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष तय करे कि यूपी टू बंगाल क्या सिर्फ एसआईआर पर ही शोर करता रहेगा या जमीनी मुद्दों पर मंथन करेगा। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, बीजेपी की सरकार का जुगाड़ आयोग है। भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं देश में, ये इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। बिहार में कल रिटर्न ऑफ नीतीश सरकार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए का हर बड़ा चेहरा कल मंच पर होगा। ऐसे में इसी तरह की बड़ी जीत का सपना देखने वाला विपक्ष जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाएगा या फिर एसआईआर पर ही ठीकरा फोड़ता रहेगा। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका माइक ऑन कर रही हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी जुड़ गए। हमारे साथ अमीक जमई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ तौसीफ रहमान हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। और डीजीपी विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले शुरुआत इसी बात से कर रही हूं, डीजीपी विक्रम सिंह, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है 272 ऐसे प्रबुद्धजन हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, उस चिट्ठी को लिखा गया और कहा गया है वोट चोरी का ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, सिर्फ आरोप लगाएंगे, सबूत नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी सर? सुचरिता जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। राजनीति को प्रणाम करता हूं और बहुत सीखने को मिलता है, इसीलिए मैं आपके शो पे आने के लिए मैं बहुत ललायित रहता हूं कि बहुत सीख के जाता हूं। और सम्पचुअस टेकअवे से सवाल ये उठता है एसआईआर और ये इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो वोटर नहीं अधिकृत है उसके बारे में अगर कार्रवाई की जा रही है तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? तो वही कि अगर हमारे घर में घुसपैठिया है, हम उसके बारे में कार्रवाई ना करें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर हो रहा है, हमें आपत्ति क्या है? अगर हम इस तरीके के घुसपैठियों को साथ दे रहे हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमें जरूर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमने घर में चोरों को बसा रखा है। और एक हमारे विद्वान, आज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ने कहा था ये हमारी अमानत है। अगर ये आपकी अमानत है तो हमें सोचना पड़ेगा आपके बारे में, आप किसकी तरफ हैं? आप भारत की तरफ हैं या किसी और की तरफ हैं? दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन जो है संवैधानिक व्यवस्था है। आपने फौज के ऊपर लगाया कि जातीयता का आरोप लगाया आपने कि वहां भी जातीयता है, और आपसे जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शपथ पत्र देकर के आरोपों को आप स्पेसिफिक्स कीजिए, वो किया नहीं गया। इसी तरीके से बिहार का इलेक्शन हो गया, क्या एक भी केस फ्रॉड का आया? हर बूथ के ऊपर कर्मचारी रहते हैं, आपके एजेंट्स रहते हैं, पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, क्या किसी ने कोई शिकायत की? इम्पर्सोनेशन की शिकायत और फील्ड वर्क के नाम पे 0/0 और आरोप सुन लीजिए। और एक आरोप जिसको मैं समझता हूं, जिससे ज्यादा कोई अनर्गल आरोप हो नहीं सकता, कि आप अगर अवकाश प्राप्त कर लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये शोभा देता है? आप हैं क्या? आप लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत बड़ा ओहदा परमात्मा ने आपको दिया है। इस तरीके की बातें करना आपको शोभा? वो मेरे बारे में कह दे कि साहब आप पुलिस में रहे हैं, शायद आप इतनी असह्यत बात कर रहे हैं, आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं करता हूं, मेरे मिजाज में। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कहते हैं कि अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और आप ये कह देना कि आप ईसी के अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप कह क्या रहे हैं? आप आज भी अगर चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, भगवान ने वो शक्ति दी है, लेकिन वो न करके आप धमकी धपाटे की बातें कर रहे हैं। जनता जी, मुझे घोर आपत्ति है इस भाषा और इस शैली से। आपको घोर आपत्ति है तो सापरा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। सापरा जी, बार बार आरोप, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनमें डीजीपी सर भी शामिल है। अब वो चिट्ठी में सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक रणनीति है ये आरोप लगाना, इसमें कोई सच्चाई नहीं, आप धमकी क्यों देते हैं इन्हें?
देखिए, आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उन्होंने जो चिंता घुसपैठियों की जताई है, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि घुसपैठिया इस देश में रहे और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि आप अगर सत्ता आपकी है, 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार है, घुसपैठिए निकालने हैं तो निकाल दीजिए ना। 11 वर्षों में मैं पूर्व डीजीपी साहब को बताना चाहूंगा कि कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले पता है? 2805 घुसपैठिए मात्र इन्होंने निकाले हैं। असम के अंदर आपको भी पता है, असम के अंदर इन्होंने एनआरसी का बहुत बोलबाला किया था 2019 के अंदर और कहा था कि करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां पर असम में है। निकले कितने? 19 लाख मात्र ऐसे लोग निकले जो एनआरसी का टेस्ट पास नहीं कर पाए और उस 19 लाख में से भी एक को भी बाहर इसलिए नहीं भेजा कि उसमें अधिकतर हिंदू है। तो ये तो इनकी नीति और नियत है इस सरकार की। ये मात्र एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं घुसपैठियों का। उस नैरेटिव के क्या फर्क चलते पड़ता है ये घुसपैठिया हिंदू है पोलराइजेशन। या मुसलमान? घुसपैठिया है तो उसे तो बाहर करना पड़ेगा या नहीं करना? तो मैं वही कहता भाई, ये तो सरकार से पूछिए ना। 19 लाख इनके रोल पर है जो एनआरसी का टेस्ट पास नहीं हुए। तो फिर असम की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार है ना, तो आपने क्यों नहीं निकाले 19 लाख लोग अभी तक? मैं 2019 से लेकर के आज 2025 की बात कर रहा हूं। तो ये सरकार जो है, इसकी नीति और नियत में खोट है। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोट है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत पाक साफ है तो जो डीजीपी सर कह रहे हैं कि राजनीतिक आरोप मत लगाते रहिए ना, इस मामले को जाकर आप लोग कोर्ट में नहीं ले जाते हैं, आप सिर्फ इसे चुनाव के दौरान बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां जो अभी आपने ओवैसी साहब को सुना कि नहीं सुना? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ जी को लीजिए सुचेरिता जी। उन्होंने आरोप सुनिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये वोट चोरी वाला बकवास बात मत करिए, अपनी कमजोरी को ग्राउंड पर समझिए। देखिए, मैं आपको इस पर ये उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात तो घुसपैठियों को निकालना ये सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। सरकार कोर्ट में जाए या सरकार खुद निकाले, ये सरकार की जवाबदारी है। हमारे ऊपर कृपया करके मत लादिए इस बात को। आदरणीय जो 272 लोगों ने लिखा है, मैं ये भी चाहता हूं कि ये 272 गणमान्य लोगों ने तब चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो नियम, निर्वाचन आयुक्त को जो अपॉइंट करने का नियम था, उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया और अपने केंद्रीय मंत्री को अंदर ले लिया। तब इन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तब चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जब पंजाब, हरियाणा? एक मिनट ना, अब मुझे पूरा करने दीजिए। सुचेरिता जी, ना ऐसा नहीं, आप बोलिए सर, बोलिए। ये मंच इसीलिए है और आपका माइक ऑन है। लेकिन मैं कह रही हूँ, आप उन्हें धमकी क्यों देते हैं? उनका सवाल ये है, आप पूर्व अधिकारियों को धमकाएंगे, हम आएंगे तो बता देंगे, इस लहजे को तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा ना जी। मेहरबानी करके मेरी बात पूरी सुन लीजिए 1 मिनट, फिर उसके बाद में मैं आपका भी उत्तर देता हूं। ये गणमान्य 272 लोगों ने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, तब क्यों नहीं चिट्ठी लिखी जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सीसीटीवी उपलब्ध कराने चाहिए और फॉर्म 17 उपलब्ध कराना चाहिए? तब तो इनकी कोई चिट्ठी नहीं बाहर आई। तब इन्होंने तब चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जब निर्वाचन आयुक्त ने मशीन रीडेबल लिस्ट देने से इनकार किया, जब उन्होंने जो डेटा था ऑनलाइन वोटर लिस्ट का, उसका फॉर्मेट बदल दिया? तब क्यों नहीं चिट्ठी लिखी जब कर्नाटका की सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, हमें ओटीपी ट्रायल दे दीजिए? हर कोई आपके टारगेट पर है सापरा जी। आप उन अधिकारियों को भी टारगेट पे लेंगे जो चिट्ठी लिखेंगे, आप उनको भी लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी लेंगे, एसआईआर के मुद्दे पर भी लेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, तौसीफ साहब भी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। सिद्धार्थ यादव जी, पहले तो कल सरकार शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें मंच की आने लगी हैं, कल की तैयारियों में आप लोग व्यस्त हैं, कल की बधाई पहले से ले लीजिए। लेकिन वहां तो सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था गंगा बहती है बिहार से बंगाल जाएगी। अब उस बंगाल के लिए आप पर आरोप पहले ही लगने लगे हैं कि ये देखिए वोट चोरी करेंगे वहां पे। देखिए सुचारिता जी, इस देश के अंदर विपक्ष ने एक ऐसा फैशन बना लिया कि जो विफल नेता इनकी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई भी हार का ठीकरा या जिम्मेदारी उनके सर पे ना जाए तो देश की संवैधानिक एजेंसियों को अपने निशाने पे लेने का काम ये लोग करने लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ भी नहीं है। इनको रिजल्ट पसंद नहीं आता तो ये रिजल्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इनको प्रक्रिया पसंद नहीं आ रही क्योंकि ये चुनाव में हार जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? मैं अभी आपके शो को सुन रहा था और देखिए कितनी एक भ्रामक स्थिति है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ करके टीवी पे कह रहे हैं कि
कि चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन चुनने के पैनल में से निकाल करके बाहर कर दिया। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, और ये कितना झूठ बोलते हैं मैं उसकी सच्चाई के लिए बताना चाहता हूं। देश के अंदर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब कैसे आप बनाते थे इलेक्शन कमिश्नर? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब कैसे बनाते थे आप? जब नरसिम्हा राव थे तब कैसे बनाते थे? देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अपॉइंट करता था इलेक्शन कमीशन। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया के लिए तहत कहा कि कोई एक प्रक्रिया बनाई जाए, जब तक वो प्रक्रिया बनाई जाएगी देश के चीफ जस्टिस उस पैनल का पार्ट रहेंगे। प्रक्रिया बनाई गई और विपक्ष के नेता को प्रक्रिया में शामिल किया गया। यह हमने किया। स्वाभाविक है कि प्रक्रिया बन गई तो चीफ जस्टिस उसका पार्ट नहीं रहेंगे। पर जो लोग केवल झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं वो आपके शो पर बैठ करके कहेंगे देखिए इसमें भी कुछ गड़बड़ है। आप लोग बंगाल के अंदर जो संविधान हमारे इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स की स्वच्छता करने का आदेश देता है, मैंडेट देता है, आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है संविधान के, आप वो करने जब इलेक्शन कमीशन जाएगा तो उनको कहेंगे कि हम इनको बंदी बना लेंगे। हम चुनाव आयोग के लोग अगर आएंगे तो हम उनको बता देंगे, हम बंगाल में आग लगा देंगे, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। कौन है आप लोग? पर वहां बंगाल तो देश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री देश कह के रही है, सभी राज्य देश के संविधान से चलेंगे। 3 साल का काम आप 2 महीने में करना चाहते हैं। आप जानबूझकर लोगों के नाम काट रहे हैं। अब देखिए ये पश्चिम बंगाल से जो बिहार में, मुझे नहीं पता, बिहार में इन्होंने आरोप लगाए, बिहार में तो अब जो फैसला आया वो जनता के सामने है, लेकिन वो कह रही है आप 2 महीने में कर रहे हैं, आप नाम काटेंगे, आप अपने लिए जमीन तैयार करेंगे। देखिए मेरे को समझ नहीं आता सुचारिता जी कि एक राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति की लालसा में हम देश के संविधान को और संवैधानिक एजेंसियों को कितना ताक पे रखेंगे। चुनाव आयोग वहां पर प्रक्रिया कर रहा है, उस प्रक्रिया को करने वाले लोग बीएलओज हैं। बीएलओज राज्य सरकार के अधिकारी हैं। राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर के चुनाव आयोग के साथ मिलकर के उस प्रक्रिया को कर रहे हैं। जब देश भर में यह प्रक्रिया 5 बार पहले हो चुकी, इसी अवधि में हुई, ऐसे ही हुई, आज के समय में भी वो हो रही है, तो केवल राजनीति के लिए आप इस बात को करेंगे? पहली बात। पर सुनिए मेरी बात सिद्धार्थ जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो कुछ बीएलओ पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो बीएलओ भी धांधली करते हैं। अब अगर वो ये आरोप लगाए और उनके आरोपों को सही मानूं तो फिर दूसरे आरोपों को गलत क्यों मानूं? सिद्धार्थ जी जरा बताइए, क्योंकि यहाँ तौसीफ जी भी बैठे हुए हैं। सुचारिता जी, बीएलओस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाँ। बीएलओस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 5 बीएलओस पर चुनाव आयोग ने इंटरफेरेंस के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। हाँ। राज्य सरकार बीएलओस पर दबाव बना करके उनको उनका काम नहीं करने दे रही है, काम गलत करवाना चाह रही है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अपने राज्य उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है क्या सिद्धार्थ जी? आप अपने राज्य मैं एक बार तौसीफ साहब से पूछती हूँ। देखिए चोर कौन है, कोतवाल कौन है? तौसीफ जी आप तय कर सकते हैं, आपको कोतवाल बनना है, चोर बनना है, दोनों। सिद्धार्थ जी आपके सामने बैठे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से, जो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जिनके पास बकायदा बांग्लादेश के अपने दस्तावेज भी हैं, और वो हमारे माइक आईडी पर कह रहे हैं, एनडीटीवी इंडिया से कह रहे हैं कि भाई हम वापस जाना चाह रहे हैं वरना हम फंस जाएंगे यहाँ, और अब हमें लग रहा है हम फंस जाएंगे। तो ये तो हकीकत है ना। अब एसआईआर की प्रक्रिया के चलते ही वो डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो फंस जाएंगे, तो ये तो सही अच्छी बात है। घुसपैठियों को देश से निकालना है कि नहीं निकालना है? नमस्कार सुचारिता जी, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है और बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे देख के भी। सुचारिता जी देखिए, मैं अपना एक डिबेट आपके शो में आया हूँ, मैं ऐसे शुरू करूंगा कि बीजेपी के साथ जितने लोग हैं और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, लीडर हो, चाहे उनके सपोर्टर्स हो जी, उनके मुंह से जो शब्द निकल जाए वो गंगा जल और वो जमजम पानी, वो पवित्र, वो शुद्ध, वो पाकीज़ा, बाकी सब नापाक। मतलब हमने जो भी कहा वो सारी बातें झूठ, हमने जो भी कहा वो सारी बातें छल। अगर इसी तरीके से जमहूरियत में अगर आपको काम करना और आगे बढ़ना तब तो कोई बात ही नहीं रही। एसआईआर को लेके आप हमें ये बताइए कि हमें कहा जाता है हम नेशनल टीम बैठ की धमकी देते हैं। हाँ देते हैं, पर क्या हमने एसआईआर को लेके एक बार भी ये कहा सुचारिता जी कि हम बांग्लादेशी को बचाना चाहते हैं? क्या हम रोहिंग्या को बचाना चाहते हैं? हम नौकर आदमी हैं, हमें वोट दिया गया है, हमें फुल मैंडेट दिया गया है, हम अपने बंगाल के बंगालियों को बचाना चाहते हैं जो इंडियन हैं, जिनके बाप दादा 4 पुश्तों से यहाँ रहते थे,
उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तौसीफ रहमान से लेकर अभिषेक बंदोपाध्याय का सिर्फ यही कहना है। अगर आज कोई बॉर्डर में आपने जो चित्र दिखाया है, अगर आज कोई बॉर्डर में अगर वो पार होना चाह रहा है, तो क्या कोई तृणमूल कांग्रेस का स्टाफ या ऑफिस बेयर, क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई वॉलंटियर या लीडर उसके गर्दन में हाथ देके ये कह रहा है कि बेटा पार मत करो? अरे आप जाओ, हमें रोहिंग्या से, बांग्लादेशी से क्या मतलब है? पर हमारा भय कहाँ है सुचारिता जी? एक कितने बड़े शो में एनडीटीवी सुचारिता कुकरेजा के साथ में आज बैठा हूं, ये बोलना बहुत जरूरी है कि क्या ये गलत है, क्या ये पाप है जो बिहार में 50 लाख ऊपर से लोगों का जो नाम कटा है वो भय आप बंगाल में दिखाना चाहते हैं? आप बिहार गए थे क्या? बिहार में देखिए, बिहार में जो मैंडेट आया, बिहार में जो मैंडेट आया, मैं तो सीधा आपसे पूछ रही हूँ सवाल, बिहार में जो मैंडेट आया वो वोट चोरी से मैंडेट आया क्या? क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या ममता बंदोपाध्याय, क्या अभिषेक बंदोपाध्याय ने एक बार भी कहा कि वोट चोरी से मैंडेट आया? हमने नहीं कहा ये बात। वी आर नॉट सेइंग दैट, हमें इसमें नहीं जाना है। तृणमूल कांग्रेस अपने लोगों के साथ, 11 करोड़ जनता के साथ, अपने स्कीम्स के साथ काफी स्पष्ट रूप से ये बात करते रहे हैं। नाम काट दिए, नाम काट दिए। सर ये प्रक्रिया पहली बार तो नहीं हो रही है। काटने नहीं देंगे। नहीं जी, नहीं, एक बात बताइए मुझे, एक बात मुझे बताइए, नाम काटने की प्रक्रिया थोड़ा ही हो रही है, वोटर लिस्ट को सही बनाने की प्रक्रिया हो रही है। उसमें अगर तौसीफ रहमान का नाम है तो वो होगा, उसमें अगर सुचारिता कुकरेती का नाम है तो वो होगा, सिद्धार्थ यादव का नाम है तो होगा, नहीं है तो काटा जाएगा। भाई मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे और 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए, अमीर साहब को भी दीजिए। आपकी हर बात सर आंखों पे, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमें बांग्लादेशी रोहिंग्या से क्या मतलब है, मगर देखिए छल कहाँ हो रहा है, छल कहाँ हो नहीं है मतलब, छल कहाँ है? नहीं है मतलब, छल सुनिए। नहीं, आप पर आरोप तो यही लगता है ना कि वो आरोप तो वोटर बनाने की प्रक्रिया आप ही ने की को लेकर। आरोप तो गुजरात राइट को लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लगा था, तो क्या हो गया? ठीक है, प्रधानमंत्री है वो हमारे, तो उनको क्लीन चिट दी कि नहीं दी एसआईटी ने? तो हमें मिल जाएगा। आप लोग नहीं, आप ये तुलना करके क्या घुसपैठियों को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं क्या? दोनों बातें सेम है, यही तो कह रहे हैं, दोनों बातें सेम है। देश के प्रधानमंत्री पर आरोप और एक घुसपैठिए पर आरोप आपके लिए सेम है। मेरी बात सुनिए ना, तो आप कह रही, आपकी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, आप दोनों की तुलना करना चाह रहे हैं। एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ भी है, हम टीवी पे आकर कहेंगे हम साथ हैं, ये सही प्रक्रिया है, लेकिन दूसरे खाने से हम आरोप भी लगाते रहेंगे, सवाल भी उठाते रहेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तौसीफ मेरी बात सुन ली, बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक भी लेजिटिमेट नाम अगर कटता है, हम बिल्कुल दिल्ली जाएंगे, पर क्या हम ये कह रहे हैं बांग्लादेशी का नाम कटेगा? आप आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी का जो बयान आया है, 100% देंगे। नाम कटे तो आंदोलन करेंगे। मेरे एक भी बंगालियों का नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन है। अगर बांग्लादेशी इंडियन का नाम क्यों कटेगा? गलत नाम कटेगा, गलत नाम कटेगा। मना कर रहे हैं। मुझे अमित जवाई साहब बताइए। नहीं, अमित जवाई साहब, आपको ये लग रहा है, मैं आ रही सिद्धार्थ यादव जी, आ रही हूँ एक बार। अमित साहब, अब आपको ये लग रहा है यही प्रक्रिया यूपी में होगी और यूपी में आपका वोटर कट जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा अवसर दीजिए। हाँ, मैं एक बार अमित जी के पास जा रही, फिर वापस आ रही सिद्धार्थ जी। आपको लग रहा है आपका वोटर कट जाएगा? अब ये बार बार जब आप कहते हैं, मुझे तो लगता है विपक्ष में भी कुछ आवाजें हैं, विपक्ष में भी कुछ आवाजें हैं जो ये कह रही हैं कि तो नया संस्थान आपको मुबारक जी। बहुत धन्यवाद अमित साहब। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि माइक खुला है तो माइक विपक्ष के लिए भी खुला रहेगा। सर सबके लिए खुला हमारे है। पूर्व डीजीपी विक्रम जी यहाँ बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार ऑफिसर रहे हैं और हम सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है, एसआईआर कोई नई चीज़ तो है नहीं, इंटेंसिव रिवीजन हमेशा पिछली सरकारों में भी होते रहे। हमारा मकसद ये है कि कोई भी वोट छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो आम हो, गरीब गुरबा, मजदूर हो, जो बाहर काम करते हैं, ये हमारा मकसद होना चाहिए।